और दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज अपन रिवाइज करेंगे ड्यू डिलिजेंस का टॉपिक। थोड़ी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि रिवीजन लेक्चर है भाई। चलो आओ ड्यू डिलिजेंस रिवाइज करते हैं। ड्यू डिलिजेंस क्या है सर? ड्यू डिलिजेंस क्या है? ड्यू डिलिजेंस है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर ये कौन करवाता है? अरे इन्वेस्टर करवाएगा ना। सर ये क्यों कराएगा? वो देखो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट सच एज एग्जामिनेशन। सर ये क्यों करवाते हैं अपन? क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन होगा। किस चीज़ का? सर एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। सर ऑपरेशन का एग्जामिनेशन, उनका प्रोडक्शन कैसा है, उनके ग्राउंड लेवल ऑपरेशनल लेवल पर कैसे काम चल रहा है, वो हो गया। मैनेजमेंट मतलब सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है। वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, इन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए हैं, ये फैक्ट्स बताएं सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये वो कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है। तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, जो इसने बोला है वो सही है कि नहीं है। सर ये वेरीफाई क्यों करेंगे? अरे ड्यू डिलीजेंस में इन्वेस्टमेंट, ड्यू डिलीजेंस करवाएंगे ना क्योंकि अपन ने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे जब लगा रहे हैं तो वेरिफिकेशन और ड्यू डिलीजेंस तो होगा ना। चलो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर ये चार इंपॉर्टेंस कैसे याद है? तो देखो इधर देखो, टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। जैसा बिजनेस दिख रहा है वैसा है कि नहीं है। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स। ऐसे डील किलर डिफेक्ट्स ढूंढो। सर ये डील किलर डिफेक्ट्स नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा? गलत ट्रांजेक्शन में एंटर कर जाओगे, क्या बोलोगे उसको? बैड ट्रांजेक्शन। तो उस बैड ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने के लिए आप लोग को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे डील किलर डिफेक्ट्स, ठीक है। टू गेन इन्फॉर्मेशन गेन क्यों करेंगे सर? देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आप परचेज करने गए, फॉर एग्जांपल आप एप्पल वाली पेंसिल परचेज करने गए, ठीक है। तो उन्होंने 5,000 रुपये बोला शॉपकीपर ने, आपने बोला सर अमेजोन पे तो 4,000 है, ये 5,000 क्यों मांग रहे हो आप? तो वो बोलेगा ठीक है 4,000 दो। तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन इतनी काम आई कि आपने प्राइस नेगोशिएट किया, नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन, और आपने इस पेंसिल की सही वैल्यू निकाली। वैल्यूइंग एसेट्स, यूजफुल फॉर वैल्यूइंग एसेट्स, ठीक है। अब इसको देखो, टू गेन इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग एसेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज एंड और नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन, ठीक है, याद रहेगा। टू वेरीफाई दैट द ट्रांजेक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपके इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। 4 पॉइंट्स फटाक से देखो, जैसा बिजनेस दिख रहा है वैसा है कि नहीं है। टू आइडेंटिफाई डील किलर डिफेक्ट्स, टू गेन इन्फॉर्मेशन फॉर वैल्यूइंग एसेट्स एंड नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन, और लास्ट वाला पॉइंट टू वेरीफाई दैट द ट्रांजेक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। स्पीड ऐसी रहेगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। सर कुछ ऐसा बताओ ना बिना देख के याद हो जाए। बिना देख के तो याद नहीं होगा, ऐसे आंख बंद करके अभी याद कराते आओ। क्लास कॉमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस। देखो जैसे आप कॉमर्स में आए, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्स में याद रखना, जैसे आप कॉमर्स में आए आपने क्या 4 सब्जेक्ट्स पढ़े, 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, 4 सब्जेक्ट्स पढ़े, 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े। सर कौन से पढ़े? सर फाइनेंस पढ़ा, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। सर टैक्स ड्यू डिलीजेंस भी पढ़ा, टैक्स भी पढ़ा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस पढ़ा। ओ बच्चा इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ाया आप लोग को, जबरदस्ती पढ़ाया। EISM में पढ़ाया ना? हाँ सर पढ़ाया सर, पास हुए मुश्किल से। लीगल ड्यू डिलीजेंस मतलब लॉ भी पढ़ाया आपको। तो 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, फाइनेंस, टैक्स, इन्फॉर्मेशन सिस्टम और लीगल ड्यू डिलीजेंस, याद रहेगा। सर 2 सब्जेक्टों में आज तक नहीं पढ़ा है। इन्वायरमेंटल को ड्यू डिलीजेंस कोई सब्जेक्ट सुना? नहीं है। पर्सनल ड्यू डिलीजेंस है क्या? नहीं है। एचआर वाला। अब देखो सर ये तो हमें याद हो गया, इनके अंदर क्या लिखेंगे? इधर आओ, चारों को समझते हैं। कॉमर्शियल ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या? इवैल्यूएशन करेंगे कॉमर्शियल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से। क्या? ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट करेंगे। 3 चीजें, कॉमर्शियल, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। सर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस भी समझाएंगे क्या आप लोग को? एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एनालिसिस करना, सिंपल। सर टैक्स ड्यू डिलीजेंस, टैक्स का इफेक्ट देखना है, जो आप क्या कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है ना ड्यू डिलीजेंस में, तो इसका टैक्स इफेक्ट चेक करेंगे, बात खत्म। सर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस में क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल। ICAI से पूछा कि क्या लिखेंगे इस पर, ICAI ने क्या बोला देखो, इट प्रिटेंड टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर से प्रिटेंड करता है, सही है। आप क्या लिखोगे? अब ये लिखोगे सर प्रिटेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम से, बात खत्म। लीगल ड्यू डिलीजेंस में लीगल एस्पेक्ट्स देखेंगे। इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस मतलब अब देखो क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, 2 लोग साथ में आ रहे हैं। 2 लोग जब भी साथ में आते हैं तो क्या देखते हैं? उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी एडेप्टिवनेस, कंफर्टेबल है कि नहीं है, चेक करते हैं ना। तो देखो वो लोग फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। सर वी आर नॉट कंफर्टेबल, सर दिस इज नॉट वर्किंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडाप्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है। आओ लास्ट, पर्सनल ड्यू डिलीजेंस मतलब HR का काम, ये एम्प्लॉयज़ वगैरह का। तो ये जो आपकी पॉलिसीज़ है वो इन लाइन होनी चाहिए विद, कैसे ये लाइन होनी चाहिए, किस लिए लाइन होनी चाहिए? ये आपके रिक्वायरमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग को सूट करे वैसी होनी चाहिए। सर रीस्ट्रक्चरिंग, भाई साहब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करोगे, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इधर से उधर इंसान जाएंगे, आपके पीपल ऑर्गेनाइजेशन के इधर मूवमेंट होगी, जो भी होगा उसमें रीस्ट्रक्चरिंग होगा, उससे आपको सूट करनी चाहिए रिक्वायरमेंट। इसीलिए आप ये
ड्यू डिलीजेंस करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस और ड्यू डिलीजेंस की डेफिनेशन। आई थिंक आपको बहुत ईजी है, समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा, कुछ टफ नहीं है इसमें इतना। स्कोप बताओ सर। सर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस आएगा तो सेम सेम लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई नंबर तभी मिलता है, ऐसे नंबर नहीं देगी। सर कैसे याद करें? अब देखो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, सर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस मतलब कुछ तो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, बैलेंस शीट से भी होगा क्या? हाँ सर तो बैलेंस शीट कैसे बनी होगी सर? तो देखो एक कुछ भी बना होगा, कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी तो होगी ना, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से आपका फाइनेंशियल बना। हाँ सर ये भी याद रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे सर कैश फ्लो चिपका होता है, अरे वाह सर कैश फ्लो भी। उसके बाद में आप एक चीज़ याद रखना सर, बैलेंस शीट में टैक्सेशन होता है और ये आप जो भी करा रहे हो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस मतलब आप स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करा रहे हो सर, टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ये भी याद रहेगा। तो ये आपका जब हो गया, टैक्सेशन का काम हो गया और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हो गया, बैलेंस शीट रेडी, अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करोगे। बिना बैलेंस शीट बने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कर लेते हो क्या? कैसे बढ़ाओगे? 10-15% नहीं बढ़ेगा ना, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो दो चीज़ अलग से याद रखनी है सर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये स्कोप के अंदर ही आएगा। और आप क्या कर रहे हो ड्यू डिलीजेंस में, कोई एंटिटी एक्वायर कर रहे हो, कोई मर्जर कर रहे हो, कोई एक्विजिशन कर रहे हो, कहीं पैसे लगा रहे हो, तो उनका हिस्ट्री तो देखोगे ना, पास्ट हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी और बैकग्राउंड ऑफ इट प्रमोटर। सर हाँ बैकग्राउंड भी चेक करें, हाँ इनका बैकग्राउंड भी चेक करो, प्रमोटर कहाँ क्या 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 करके आया है सब देखो। हाँ रिव्यू ऑफ केस फ्लो, आई होप आपको ये 5-6 पॉइंट याद रहेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके नीचे सर कैश फ्लो चिपका हुआ है। उसके बाद में सर इन सब में ना टैक्सेशन भी होता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है सर। ये रेडी होने के बाद में फ्री फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनते हैं। ओ सर दो चीज़ अलग से आपने क्या याद कराई, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड द बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर्स। उनका सर हिस्ट्री भी देखेंगे और बैकग्राउंड भी देखेंगे, ये तो हम लोग देखेंगे ना, किसी को एक्वायर करेंगे या किसी के साथ आएंगे तो। रिव्यू ऑफ कैश फ्लो सर 5 पॉइंट है सर, कैसे याद रहेंगे ये? देखो ओनर, ये ओनर एक बार दिमाग में OWNER वाला ओनर रखना। अपने का ये क्या कर रहा है ओनर, क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। सर ये इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? अपने आइडल फंड, आइडल फंड लिखा है क्या? हाँ अपने आइडल फंड को क्या करेगा? टर्न करेगा। सर टर्न किस में करेगा? डिप्लॉय फंड में। आइडल फंड को टर्न करेगा डिप्लॉय फंड में। ओ सर ऐसे याद रखेंगे क्या? हाँ ओनर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा सर, कैसे करेगा? आइडल फंड को डिप्लॉय फंड में टर्न करेगा। सिंपल है ना। अब सर इसको याद कराओ तो, समझाओ तो, याद तो हो गया। ऑनर इट्स कमिटमेंट, सर ये कमिटमेंट सलमान का ना जो बोला वो कमिटमेंट ये किसको करता है? ट्रेड पेबल, बैंक को, गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर को कमिटमेंट किया ना, तू पैसे लगा प्रॉफिट दूंगा, बैंक को क्या लोन दे पैसे प्रॉफिट दूंगा, तुझे इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट को भी हम लोग टैक्स देंगे, ट्रेड पेबल्स को बोलेंगे ना स्टॉक दे पैसे देंगे तुझे वापस। समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा नहीं। अभी कोई भी कंपनी में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक। अगर कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, स्टॉक गया तभी धंधा हो रहा है, वरना तो किस बात का धंधा? सर्विस इंडस्ट्री की बात तो हो नहीं रही। अगर इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, सामान बेच दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सामान बेचने के बाद सामान कैश में बिका तो अच्छा, लेकिन अगर सामान कैश क्रेडिट में बिके, आपके गुड्स क्रेडिट में बिके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या? वो पैसे आपके वापस आने चाहिए। हाउ वेल द कंपनी इज एबल टू टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल। अपने ट्रेड रिसीवेबल और स्टॉक को कैसे टर्न कर रहे हो, समझ रहे हैं ना? हाउ वेल डज इट डिप्लॉय इट्स फंड, अपने फंड कितने अच्छे तरह से वो डिप्लॉय करता है अपने फंड को। हाउ वेल डज इट डिप्लॉय इट फंड्स। आर देयर एनी फंड लाइंग आइडल, फंड ऐसे ही पड़े आइडल, तेरे जेब में पड़े ना, क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर, जेब में नहीं रहना चाहिए, खाली ऐसे घूमेगा, खर्च हो जाएंगे, एक्सपेंस हो जाएगा। अपने फंड्स को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी। आपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, ये कंपनी किस पैटर्न में इन्वेस्टमेंट करती है? वेरी सिंपल ना, ऑनर इट्स कमिटमेंट, टर्न करना है उसको क्या? आइडल फंड को डिप्लॉय फंड में, और इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है? वेरी इजी, याद हो गया सर ये भी। हाँ क्या याद हुआ? रिव्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, समझ में आया ना। हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस, सर ड्यू डिलीजेंस कैसे कंडक्ट करेंगे? सुनना, मैं बोलूंगा समझ में अपने आप आएगा। देखो स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। ओपन माइंड मतलब ऐसे निगेटिव अप्रोच से नहीं जाना सर, ओपन माइंड से जाना और ट्रबल स्पॉट ढूंढना। आइडेंटिफाई ट्रबल स्पॉट, ओके सर, वी विल स्टार्ट विद एन ओपन माइंड एंड वी विल बी आइडेंटिफाइंग द ट्रबल स्पॉट। सर दूसरा पॉइंट बताओ ना, गेट बेस्ट टीम ऑफ पीपल। सर क्यों? अपन काम थोड़ी करेंगे पागल, अपन तो काम करने के लिए बने ही नहीं है, सीए अपन, इतना काम नहीं होता अपन तो अच्छे इंसान ढूंढेंगे अपने जी काम करके दे। हाँ सर ये अच्छी बात बोली आपने सर। सर जो आए वो भी काम नहीं कर पा रहे, चल हेल्प ले। हेल्प किस में ले?
फाइनेंस में, अकाउंट्स में, टैक्स में, लीगल में, टेक्नोलॉजी में, जितने पॉइंट्स आपको आते हैं ना लिखना असाइनमेंट, सो दैट यू गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्विजिशन कैंडिडेट। आप अपना हेल्प लो सारे एरियाज में और अपना ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करो। 3 पॉइंट कौन से? ओपन माइंड से जाना, बेस्ट टीम लेना, बेस्ट टीम के बाद काम तो करेगी नहीं सर, तो हेल्प ले लेना सबसे। उसके बाद में सर आप बोलोगे सर आप तो कुछ कर नहीं रहे हो सर, हम ही कर रहे हैं, तो सर मैं कर रहा हूँ ना, तेरे से बात, एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, टॉक टू कस्टमर, कस्टमर से बात कर रहा हूँ, कस्टमर से आप थोड़ी बात करते हो, सप्लायर से कौन बात करता है? मैं बात करता हूँ कि तू बात करता है? बता, तू बता। बिजनेस पार्टनर से कौन बात करता है? आई एम टॉकिंग टू कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर एंड एम्प्लॉयज, बात करता हूँ, यही मेरा काम है। तेरा काम है ना, कर पढ़ अच्छे से। टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच मतलब रिस्क मैंने अभी ड्यू डिलिजेंस कर रहा है तो वो अपने रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से ही अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा ना। प्रिपेयर अ कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट। कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट्स मतलब जो जो किया, सब्सटेंशिव रिस्क इशू जो भी है, कंप्लाइंस है कि नहीं है, वो आपको पॉइंट याद होंगे, ठीक है। एक बात देखो फिर से, स्टार्ट विद ओपन माइंड, स्टार्ट विद ओपन माइंड, गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल, हेल्प, सारे हेल्प ले लो। फिर वो सर आप कुछ नहीं करते? सर मैं करता हूँ ना, टॉक टू कस्टमर, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच और कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बना दो, ठीक है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर, इट्स वेरी इजी, कुछ ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है। आओ सर, हिडन लाइबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट क्या होता है? हिडन लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? आप ड्यू डिलिजेंस करने गए, आपके लाइबिलिटी है, छुपाई हुई है, लाइबिलिटी है, बताता कोई नहीं है, ठीक है। ओवर वैल्यूड एसेट, आपका एसेट जीरो है, आपका एसेट जीरो, असली में उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जाने वाला है वो, ऑब्सोल्यूट है, अंडर यूज्ड है, लिटिगेटेड है, कुछ भी है, एसेट है नहीं, जीरो है, जीरो। आपने उसको हीरो दिखा रखा है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? चलो, हिडन लाइबिलिटीज में 8 पॉइंट है और इसमें भी 8 पॉइंट है। याद करना, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऊपर कहानी लिखते हैं फिर नीचे पूछते हैं हिडन लाइबिलिटी क्या और एग्जाम्पल्स दो, तो सेम टू सेम अपने को लिख के आने भाई साहब। चलो, हिडन लाइबिलिटीज मतलब सर टैक्स लाइबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये हिडन होती है क्या? हाँ, सो कॉज नोटिस है, देखो इन्होंने खुद ही समझाया दूसरा पॉइंट में, बोला सो कॉज नोटिस आया तेरे पास और वो मैच्योर नहीं हुआ डिमांड पे, सो कॉज नोटिस आया हुआ, ए नोटिस है क्या, छुपा ले, जेब में रख ले, बताना मतलब वो नोटिस नहीं है, बैलेंस शीट में कहीं दिख नहीं रहा है, इन्वेस्टर्स को आपने बोला हमारे में इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट चला गया, उसके बाद में उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो ये उसने उसके साथ चोरी कर ली। इसीलिए आप याद रखना, सो कॉज नोटिसेस आए हुए होते हैं कंपनी को, जो मैच्योर नहीं हुए डिमांड में, कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है, वो मटेरियल भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आप पढ़ो, जो मैंने बोला एकदम सही बोला। लॉन्ग पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट, सेल टैक्स का असेसमेंट चल रहा है, अभी वो बुला रहे हैं उनको, जा रहे हैं वो, आज नहीं तो कल इन पर पेनल्टी तो लगनी है। तो वैसे कोई पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट है कि नहीं, अभी जीएसटी वाले असेसमेंट्स। अभी सर ये कस्टम ड्यूटी का भी पॉइंट डाल दिया, हाँ सर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी का देखो, 2 टाइप के असेसमेंट होते हैं, एक प्रोविजनल असेसमेंट और एक फाइनल असेसमेंट। कोई कारण से अगर आपका असेसमेंट फाइनल नहीं हो पाता है तो प्रोविजनल असेसमेंट करता है असेसिंग ऑफिसर। तो जैसे ही आपका फाइनल असेसमेंट हुआ, फिर आपका क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बट हम तो वो निगेटिव अप्रोच लेके चलेंगे ना, प्रूडेंस कंसेप्ट, कि सर बढ़ जाएगी, बढ़ गई तो छुपी हुई लाइबिलिटी, तो सर पेंडिंग फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी वेयर प्रोविजनल असेसमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। समझ में आया ना, बहुत ईजी है। अब देखो ये सर ये याद कैसे है? सर टैक्स लाइबिलिटी, फिर कंपनी को सो कॉज नोटिस आया, ये देखो ये टैक्स लाइबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की कौन सी है? सो कॉज नोटिस आया। इनडायरेक्ट टैक्स की क्या है सर? सेल टैक्स का असेसमेंट पड़ा है। ओ सर फाइनेंशियल कस्टम का देखो, कस्टम का ये, कस्टम में क्या आया? पेंडिंग फाइनल असेसमेंट, जिसमें प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, अब फाइनल असेसमेंट होगा, इसलिए आपकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। क्लियर? अब देखो ये टैक्स के हो गए 4 पॉइंट, और याद होने चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं करके आना, सेम टू सेम एक बार रीड करोगे ना, जिंदगी भर याद रहेंगे, इस हिसाब से समझाए, कुछ इसमें टफ थोड़ी है। कंपनी विच हैव गिवन अ लेटर ऑफ कंफर्ट, लिख के दिया है सर पैसा दो, ये हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ाएंगे। बैंक वालों को बोला सर आप हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे, सर ऐसे कैसे होगा? सर वो पैसे नहीं आएंगे। पैसे क्यों नहीं? ये ले, मैं अभी लिख के दिया, पैसे ले और करेगा इन्वेस्टमेंट, कल को वो मर गया, तू क्या करेगा भाई? कुछ नहीं करेगा, उसके लिए हिडन लाइबिलिटी है बस। और अभी ड्यू डिलिजेंस में ये छुपा सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए लेटर ऑफ कंफर्ट्स को देखेंगे। लेटर ऑफ कंफर्ट आपको बैलेंस शीट में दिखते क्या? नहीं दिखते, ठीक है। लेटर ऑफ कंफर्ट आपको ऐसे बैलेंस शीट देखो कैसे दिखता है क्या? लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे बात से आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं ना, सिंस दीज आर नॉट गारंटीज, ये गारंटी तो है नहीं जो आपके बैलेंस शीट में शो करेगी, इसीलिए आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए तो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। आपको कोई पैसा क्यों दे रहा है? फ्यूचर लीज लाइबिलिटी, सर मेरा एसेट बहुत मेहनत मजदूरी करके बनाया सर, 50 साल लग गया, ये वो फलाना डिकन, बाद में पता चला लीज पे चल रहा है एसेट, और ये फ्यूचर लीज लाइबिलिटी बाद में इसको आने वाले, अभी तो नहीं है लेकिन बाद में, बुक्स में भी नहीं है, एग्रीमेंट कर रखा है, 1 साल नहीं देंगे, एक साल बाद देंगे, कुछ भी करा, फ्यूचर लीज लाइबिलिटी आ गया, पैसे देने पड़ेंगे, हिडन लाइबिलिटी है, ध्यान से चेक कर लेना भाई। एग्रीमेंट टू बाई बैक शेयर, मेरे शेयर ले, मैं तुझसे वापस लूंगा, आज नहीं तो कल लूंगा, परसों लूंगा। सर कितने पे लेगा? 10 नहीं 120 पे लूंगा। तो ऐसा आपने एग्रीमेंट कर रखे हैं, एग्रीमेंट दिखता है क्या बैलेंस शीट में?
जैसे फाइनेंशियल पीएनएल में दिखा कभी ये लेटर ऑफ कंफर्ट, बायबैक, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, ये एग्रीमेंट होते हैं। और एग्रीमेंट कहाँ दिखेंगे? वो ड्यू डिलीजेंस वाला देखेगा, ठीक है। अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, हम लोग यहाँ क्या, अगर अपने कंपनी को बेच रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, वहाँ अपने लेबर लड़ रहे हैं, या अपने पैसे ही नहीं आ रहे ब्रांच पे, फैक्ट्री पे, अपन यहाँ हेड ऑफिस में बैठ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेच रहे हैं, तो अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन। सर वो ऊपर वाले 4 तो हमें याद है सर, ये कैसे याद रहेंगे? लेटर ऑफ कंफर्ट दे दिया, याद है सर। लीज लाइबिलिटी दे दिया, हाँ सर। फिर बाईबैक और लेबर वाला लिटिगेशन, अनरिजॉल्व लिटिगेशन, ठीक है। रीड करना, इट इज़ वेरी इजी। ऐसा मत रटने का कोशिश मत करो, रटोगे तो वो ऐसे ABC बना के, इसका कुछ नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, प्रैक्टिकल बात है यार, क्यों नहीं याद रहेगा। ओवर वैल्यूड एसेट बताओ, ओवर वैल्यूड एसेट में देखना सर, ओवर वैल्यूड एसेट को हीरो दिखा रखा है, असली में एसेट 0 है, ठीक है। एब्सोल्यूट स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्री है सर, स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्री क्या है सर? अपने पास 100 करोड़ का इन्वेंट्री है, आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बेच रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस वाला के चेक करेगा ना कि इन्वेंट्री मूविंग है कि नॉट मूविंग है। अगर इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही है, 10 साल से इन्वेंट्री पड़ी है, तो इन्वेंट्री में ही प्रॉब्लम है, तो ये तो सेल प्राइस पे तो बिकेगी नहीं, कॉस्ट से कम पे ही बिकेगी, डिस्पोज ऑफ होगी एक तरह से। तो लग गया ना आपको चुना, उससे बचने के लिए ड्यू डिलीजेंस कराए और CA को पैसा दें, ठीक है। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्रीज, ऑब्सोल्यूट स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज और इन्वेंट्रीज वैल्यूड अबव NRV। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज 100 रुपये, मैं इसको बुक्स में 5000 रुपये दिखा रहा हूँ, क्या मतलब है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल, सर पैकिंग मटेरियल इतना होता है क्या जो इसमें अलग से इनको मेंशन किया? हाँ भाई, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, रियल लाइफ में भी पैकिंग मटेरियल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ गलत हो गया, पैकिंग सही नहीं हुई, या फिर फॉर एग्जांपल लिकर इंडस्ट्रीज में ना स्टेट वाइज पैकिंग होती है, उनके जो भी लीगल लॉज होते हैं उनसे कंप्लाई करना पड़ता है, तो वो काम नहीं आई, तो उसमें तो बैच नंबर वगैरह अलग अलग लोट होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर पैकिंग इन्वेंट्रीज आपके पास पड़ी है। पैकिंग इन्वेंट्रीज कौन खरीदता है? वेस्ट है, डिस्पोज ऑफ होती है, स्क्रैप में बिकेगी, रद्दी वाला लेके जाएगा। विद द नेम ऑफ पैकिंग, विद द नेम ऑफ कंपनी, उसमें कंपनी का नाम लिया, दूसरा वाला थोड़ी उसको बना के बेच सकता है। तो इन्वेंट्रीज का पॉइंट याद रहेगा ना, करंट एसेट का एक पॉइंट है। अब उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में क्या है सर? अंडर यूज्ड, लाए यूज ही नहीं किया, पड़ी खराब। ऑब्सोल्यूट, समय गया, अब इसका कोई मतलब नहीं, मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ चुका है। एसेट्स विच हैव बीन इम्पेयर्ड ड्यू टू सडन फॉल इन द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर गई इसकी। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पाइप की मशीन है सपोज, है कोई भी पाइप बनते हैं ना, पाइप बनाने के लिए आपने मशीन खरीदी, जर्मनी से लेके आए, इंडिया में बनती नहीं है, इंडिया में लेके आए, 50 करोड़ रुपए मशीन के दिए, और परसों से मशीन बनना चालू इंडिया में। 50 करोड़ के अब हो गई, 10 करोड़ में बिक्री, 40 करोड़ गए हवा में। तो एसेट्स विच हैव विच वैल्यू, एसेट्स हुज वैल्यू हैव बीन इम्पेयर्ड, राइट। लिटिगेटेड एसेट, सर अपने पास बहुत एसेट है, अरे थप्पड़ मार, एसेट कहाँ है? लिटिगेशन में चल रहे तेरा खुद के नाम है, तो नाम क्या है? सब पे केस चल रहा है, मरवाएगा मुझे भी, खुद भी। अनकलेक्टेड ट्रेड रिसीवेबल, सर बहुत डेटर से फैक्टरिंग कराओगे ना तो भी हमारे साथ घाटा नहीं है, फैक्टरिंग मतलब समझ लेना, और डेटर्स को वो सेल ऑफ कर देंगे जो भी, तो लॉस नहीं है। पता है क्या होता है, अब पैसे तो आ ही नहीं रहे, बुक्स में दिख रहे हैं, भाई साहब से 50 लाख रुपए लेने, भाई साहब से 80, तुझसे लेने 50 लाख, मेरे को कब देगा? ऐसे तो बहुत सारे मैंने बैलेंस शीट बना के रखे, लेकिन वो आ रहे कि नहीं आ रहे। अनकलेक्टेड, अनकलेक्टेबल, उसके घर में कोई है नहीं, जिंदा ही नहीं है, क्या कोई एसेट ही नहीं है, इंसॉल्वेंट है, पैसे कहाँ से लाएगा? अनकलेक्टेड ट्रेड रिसीवेबल, देखो ये ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, और एक लिटिगेटेड एसेट का हो गया। मैंने जिस हिसाब से बोला, मेरे को उम्मीद है आपको याद रहेगा। इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखा रखा है, हाँ सर कॉस्ट पे दिखा है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? कुछ है ही नहीं, अब बिकना ही नहीं है, शेयर गिर गए, प्राइस गिर गए, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए डाउन हो गया। वो क्रिप्टो हाई वैल्यू पे लिया, अभी लो वैल्यू है, तो आपका एसेट ओवर वैल्यूड है ना, दिख तो नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ वेरी लो रेट ऑफ इनकम, जो इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हो उस पर लो रेट ऑफ इनकम चल रहा है, लो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, राइट ऑफ करो, अब ये एसेट थोड़ी है। इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ नो वैल्यू, इंटेंजिबल एसेट दिखा रखा है, गुडविल दिखा रही, पेट कुछ भी दिखा रखा, वैल्यू क्या है असली में भाई? किस बात का एसेट? बुक का बैलेंस शीट का डेबिट साइड बढ़ा रखा है और कुछ नहीं है। अब सुनो सर, ये कैसे याद रहेगा? देखो प्लांट एंड मशीनरी याद रहेगा, इन्वेंट्री रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल रहेगा, लिटिगेटेड एसेट याद रहेगा, और ये इंटेंजिबल एसेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखो आई वाले हैं, इंटेंजिबल भी आई वाला है, ये भी आई वाला है, इन्वेस्टमेंट कैरिंग वाला भी आई वाला है, ये भी आई वाला है, इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट लो रेट ऑफ रिटर्न, आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलीजेंस बताओ, वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलीजेंस बताओ। वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलीजेंस में क्या? बहुत सिंपल है,
देखो आप गए ड्यू डिलीजेंस करने, सर मैं ड्यू डिलीजेंस करने आया, ले फाइनेंशियल पढ़ रिव्यू कर, पहला स्टेप कंप्लीट। बैठे बैठे कितना देर ऑफिस में फाइनेंशियल देखेगा, बोर हो रहा है, साइट विजिट कर। ओ साइट विजिट, अब काम तो इन जब तक तुम ना इन्वेस्टर के साथ नहीं मिलोगे, मतलब उन्हें जिनको एक्वायर कर रहे हो उनके साथ काम नहीं करो, एक्विजिशनिंग उनके साथ काम नहीं करोगे तो आपका काम तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपको काम करना पड़ेगा मिलके इनके साथ, वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस विद द एक्विजिशनिंग कंपनी और इन्वेस्टर, दोनों में से एक के साथ काम करना, और दोनों एक ही है। डिफाइनिंग द की एरियाज, और की एरियाज डिफाइन करो, साथ में मिलके काम करके की एरियाज डिफाइन करो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर वेरी। मिलजुल के एक ऑफर बेस्ड कंप्लीशन करो ड्यू डिलीजेंस का, उस ऑफर को बनाने में हेल्प करेंगे, हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। रिव्यू आया, फाइनेंशियल ले ले, रिव्यू कर ले, बैठा बैठा बोर हो रहा है साइट विजिट कर ले, साइट विजिट कर लिया, अब तो काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं हो रहा है, साथ में मिलके की डिफाइन कर की एरिया, और हेल्प करो प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस। आई होप इट्स क्लियर। सर कंटेंट याद कराओ ना फटाक से, ड्यू डिलीजेंस का रिपोर्ट, सर रिपोर्ट बनानी, इंट्रो, ओहो याद रहेगा सर, इंट्रो, एग्जीक्यूटिव समरी, सर समरी सारे जो पॉइंट्स की, पॉइंट्स मतलब ऑब्जर्वेशन, जितनी जितनी ऑब्जर्वेशन आई, रिव्यू किया, ऑब्जर्वेशन हुई, इंट्रो ऑब्जर्वेशन दी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कर क्यों रहे हो ड्यू डिलीजेंस, ऑब्जेक्टिव सर हमने ना वो थोड़ी देर पहले ना ब्रीफ हिस्ट्री चेक की थी इनकी, ब्रीफ हिस्ट्री, इनका पास देखा सर, हाँ पास देखा, बैकग्राउंड देखा, हाँ बैकग्राउंड और इनकी हिस्ट्री, ये भी लिख देंगे सर, देखा है तो लिखेंगे ना सर, बताएंगे ना। ओ सर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देंगे, हाँ बता देंगे, कौन कितना क्या इन्वेस्ट करना ड्यू डिलीजेंस करने से पहले, इंपॉर्टेंस है ना, बहुत बेसिक पॉइंट है। अब इतने सारी चीज़ें कर ली, एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाओ ना, 100 पॉइंट्स तो लिख दिए, एक समरी बनाओ, इतना लोग पढ़ने थोड़ी बैठेंगे। चलो सर अब ये कैसे सर, जाते ही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखा, लाइबिलिटीज देखे, एसेट्स देखा, अभी तुमने इतना ऊपर देख के है, प्रॉफिट देखा, ऑपरेटिंग रिजल्ट देखा, ठीक है, और टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज पे तो अलग से देखा सर, हाँ देखा, तो देखो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, और टैक्सेशन वाली लाइबिलिटीज देखी ना अलग से, और स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज जो अलग से आई, नेटवर्थ और शॉर्ट एनालिसिस। योर ड्यू डिलीजेंस इज कंप्लीट भाई लोगों। आई होप इट्स कंप्लीटेड, इट्स वेरी इजी, आपको समझ में आया होगा। सॉरी अगर थोड़ी स्पीड फास्ट होगी, रिवीजन लेक्चर है तो ज़्यादा वो एक्सप्लेन करना नहीं बनता, क्योंकि आपका भी एग्जाम आ रहा है, बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पढ़ते रहो, कीप गोइंग, है ना, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में, ओके बाय।